बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेज़र एंड ऑप्टिक्स के कोर्स में आज हम लेज़र बीम की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। लेज़र बाकी दूसरी लाइट सोर्सेज की निस्बत या लाइट्स की निस्बत बहुत स्पेशल प्रॉपर्टीज़ रखती है, और कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं कि जो लाइट की प्रॉपर्टीज़ में एक्सट्रीम लेवल को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे कि अगर हम एक्सट्रीम लेवल से मुराद ये है कि जैसे हम अगर एनर्जी की बात करें तो हमें किसी और सोर्स से इतनी एनर्जी की लाइट नहीं मिलती जितनी एनर्जी की लाइट हमें लेज़र से मिलती है। तो लेज़र की प्रॉपर्टीज़ में से जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, मेन प्रॉपर्टीज़ हैं बीम की, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वेवलेंथ है। हम देखते हैं कि हमें हर कलर में ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें तो हर कलर में हमें लेज़र लाइट मिलती है। रेड कलर से लेकर वायलेट तक हमें लेज़र मिलती है। और इसके बाद अगर हम बात करें और फिर ये लेज़र जो है ट्यूनेबल हैं, ख़ास तौर पर डाई लेज़र्स। ट्यूनेबल से क्या मुराद है? ट्यूनेबल से मुराद ये है कि हम एक सोर्स से एक से ज़्यादा टाइप की वेवलेंथ्स ले सकते हैं। तो फिर अगर हम ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम से बाहर की बात करें, जैसे कि इंफ्रारेड और फार इंफ्रारेड है, तो हमें इंफ्रारेड और फार इंफ्रारेड रेंज में भी लेज़र मिलती है। और फिर उसके बाद हमें माइक्रो रेंज में भी लेज़र मिलती है, लेकिन हम उसको लेज़र नहीं, हम उसको मेज़र बोलते हैं। और फिर इसी तरह से हमें अपर लेवल पर यानी कि हाई फ्रीक्वेंसीज़ पर हमें सॉफ्ट अल्ट्रावायलेट से लेकर एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट तक और सॉफ्ट एक्सरे रीजन तक हमें लेज़र मिलती है। तो इसका मतलब ये है कि हम जिस रेंज में चाहें हम लेज़र लाइट ले सकते हैं, जिस वेवलेंथ रेंज में चाहें। फोटोन एनर्जी की बात करें अगर हम, तो फोटोन एनर्जी बेसिकली जिस तरह से आम लाइट के फोटोन की एनर्जी होती है, बिल्कुल इसी तरह से लेज़र के लाइट की फोटोन की भी एनर्जी होगी। अगर हम आम जो है वो येलो कलर का फोटोन ले लें तो उसकी जो एनर्जी होगी वही येलो कलर की लेज़र लाइट की एनर्जी होगी। इसी तरह से अगर हम ग्रीन कलर में लेज़र ले रहे हैं तो ग्रीन कलर की लेज़र के फोटोन की जो एनर्जी होगी उतनी ही जो है वो हमारे पास आम ग्रीन लाइट के फोटोन की एनर्जी होगी। तो फोटोन एनर्जी जो है वो डिफरेंट नहीं होती, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस आता है वो मल्टीपल फोटॉन्स का आता है। बहुत सारे फोटॉन्स लेज़र में मिलकर एक बहुत हाई जो है वो इंटेंसिटी की एनर्जी जनरेट कर देते हैं। एनर्जी हम मुख्तलिफ यूनिट्स में मेजर करते हैं, जैसे कि जॉल्स में, ईआरजी में या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। लेज़र की सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो डायरेक्शनलिटी है। लेज़र जो है ये यूनी डायरेक्शनल है, और ये इस बेस पर यूनी डायरेक्शनल है कि लेज़र अपनी प्रोडक्शन के दौरान ही पोलराइज हो जाती है। तो आउटपुट में हमें जो लेज़र लाइट मिलती है वो पोलराइज्ड लाइट होती है। हम जानते हैं कि पोलराइज्ड लाइट जो है यूनी डायरेक्शनल होती है, और हमें जो लेज़र लाइट मिलती है वो प्लेन पोलराइज्ड लेज़र लाइट मिलती है जो यूनी डायरेक्शनल होती है। तो लेकिन जब यही आउटपुट जो है वो बाहर इन्वायरमेंट में ट्रैवल करती है तो इन्वायरमेंटल पार्टिकल के साथ ये मटेरियल किसी भी रास्ते में आने वाले मटेरियल के साथ ये डायफ्रैक्शन बेसिस पर जो है इसकी जो यूनी डायरेक्शनलिटी है वो अफेक्ट होती है। तो फिर हमें देखना पड़ता है कि एक लेज़र की डायरेक्शनलिटी कहाँ तक कायम रहती है। उसके लिए फिर हम सॉलिड एंगल मेजर करते हैं बीम का। एक्चुअली सॉलिड एंगल में चेंज चेक करते हैं दो पॉइंट्स के दरमियान, यानी कि हम स्टार्टिंग पॉइंट पे सॉलिड एंगल देख लेते हैं बीम का, और फिर आगे जहाँ पे हमने चेंज उसकी डायरेक्शनलिटी में चेंज देखना होता है वहाँ पे हम देख लेते हैं चेंज, दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। इसी को हम इस तरह से भी मेजर कर सकते हैं कि अगर हमें पता हो कि कितनी सेंट्रल वेवलेंथ जो है वो कितनी है। सेंट्रल वेवलेंथ से क्या मुराद है ये हम अगले प्रॉपर्टी में डिस्कस करेंगे। बहरहाल सेंट्रल वेवलेंथ कितनी है, और जो जहाँ से लेज़र निकल रही है उस अपर्चर का जो है वो एरिया क्या है। तो इस से हम सॉलिड एंगल फाइंड आउट कर इससे हम एक्चुअली सॉलिड एंगल में चेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यही चीज़ हमें डाइवर्जेंस भी देती है। अब डाइवर्जेंस जो कि डेल्टा थीटा है, ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? बेसिकली हम डेल्टा थीटा जो है ये वर्टेक्स एंगल है। तो इसको मैं यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखाता हूँ कि वर्टेक्स एंगल क्या होता है। तो इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि यहाँ से अगर लेज़र लाइट निकली है इस अपर्चर से, तो यहाँ से निकलने के बाद उसकी बीम जो है वो एग्जैक्टली स्ट्रेट नहीं जाएगी बल्कि आस्ता आस्ता फैलती जाएगी। ये आप देख रहे हैं कि एक अपर जो है वो बाउंड्री है और ये लोअर बाउंड्री है। तो अगर हम सेंट्रल लाइन हॉरिजॉन्टल रेफरेंस के तौर पर लें तो उस रेफरेंस लाइन से अपर
अपर जो बाउंड्री है उसका कितना एंगल होगा या लोअर बाउंड्री है उसका कितना एंगल होगा, यह चीज़ हमें डाइवर्जेंस देगी, डेल्टा थीटा। तो डेल्टा थीटा का अगर हम स्केयर ले लें तो हमें सॉलिड एंगल में चेंज मिल जाएगा, जो जिससे हमें जो है वो डायरेक्शनलिटी में चेंज का पता चलेगा। तो इसी चीज़ को हम एंगुलर स्प्रेड भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मोनोक्रोमेटिसिटी। तो मोनोक्रोमेटिसिटी से मुराद ये है कि एक सिंगल फ्रीक्वेंसी या सिंगल वेवलेंथ, जो कि इम्पॉसिबल है। हम लेज़र को आमतौर पर मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं, लेकिन ये भी सिंगल वेवलेंथ नहीं होती, इसकी भी सिंगल फ्रीक्वेंसी नहीं होती, बल्कि फ्रीक्वेंसीज़ की या वेवलेंथ्स की एक रेंज होती है, तो जो कि आपस में क्लोजली जो है वो स्पेस्ड होती हैं। यानी कि अगर हम बात करें येलो कलर की लेज़र की, या चले रेड कलर की लेज़र की बात कर लेते हैं। रेड कलर लेज़र में अगर हमारे पास हीलियम नियॉन लेज़र है जिसकी जो सेंट्रल फ्रीक्वेंसी है, सेंट्रल वेवलेंथ जो है वो 632 नैनोमीटर है, या हम 630.8 नैनोमीटर भी सेंट्रल वेवलेंथ ले सकते हैं। तो फिर इस 630 इसकी जो एक्चुअल वेवलेंथ रेंज है, यानी कि लेज़र नियॉन लेज़र में से जो आउटपुट हमें मिल रही है उसमें 590 से लेकर ऑलमोस्ट 590 से लेकर 700 तक की जो है वो हमें वेवलेंथ्स मिल रही होती हैं। तो उनमें जो हमें मेन जो हमें मिलती है रेड कलर की, वो उसमें सेंट्रल फ्रीक्वेंसी वो 630.8 नैनोमीटर की होती है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि नियॉन लेज़र जिसकी वेवलेंथ हम 630.8 नैनोमीटर कह रहे हैं, वो बेसिकली एक वेवलेंथ नहीं है, वो सेंट्रल वेवलेंथ है, जिससे नीचे भी कुछ वेवलेंथ्स हैं, यानी कि जिस नंबर से नीचे भी कुछ वेवलेंथ्स हैं और इस नंबर से ऊपर भी कुछ वेवलेंथ्स हैं जो कि नियॉन लेज़र में आउटपुट के तौर पर हमें मिल रही हैं। तो अगर हम लेज़र के अगर हम वेवलेंथ के बजाय फ्रीक्वेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लें, तो फिर इसी तरह से फ्रीक्वेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी की एक रेंज है जिसकी लोअर लिमिट है और एक अपर लिमिट है। तो इन लोअर और अपर लिमिट्स के दरमियान का जो रेंज है उसको हम बैंडविड्थ कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है एक लेज़र की सेंट्रल फ्रीक्वेंसी 5 × 10⁻14 हर्ट्ज़ है, तो और फिर हम कहते हैं कि उसकी जो है बैंडविड्थ है वो 100 हर्ट्ज़ है, तो इसका मतलब ये है कि 5 × 10⁻14 हर्ट्ज़ से ऊपर भी 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसीज़ हैं, ऊपर भी 50 फ्रीक्वेंसीज़ और नीचे भी 50 फ्रीक्वेंसीज़ हैं कमोबेश। तो फिर इस तरह से हमारे पास एक 100 हर्ट्ज़ की बैंडविड्थ में 100 फ्रीक्वेंसीज़ हैं, ना कि सिर्फ एक सिंगल फ्रीक्वेंसी। सिर्फ हम ऑन एवरेज जो हमें फ्रीक्वेंसी मिलती है उसको हम सेंट्रल फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं। फ्रीक्वेंसी की इस क्लोजली स्पेस्ड रेंज को हम बैंडविड्थ कहते हैं। तो इस तरह से हमें आम लेज़र लाइट में बेसिकली लेज़र लाइट में हमें मोनोक्रोमेटिसिटी तो नहीं मिलती है, और एक्चुअली प्रैक्टिकली किसी भी लाइट में हमें मोनोक्रोमेटिसिटी नहीं मिल सकती, लेकिन क्लोजली स्पेस्ड जो है वो फ्रीक्वेंसीज़ मिल सकती हैं। और फिर इस क्लोजली स्पेस्ड फ्रीक्वेंसीज़ को हम सेलेक्ट भी कर सकते हैं, यानी कि ये हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमने कितनी रेंज रखनी है फ्रीक्वेंसीज़ की, या बैंडविड्थ क्या रखनी है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे अगर हमने 100 हर्ट्ज़ ली है तो हम इसको कम करके 60 हर्ट्ज़ पे भी ला सकते हैं, यानी कि 60 हर्ट्ज़ की रेंज में हमें फ्रीक्वेंसीज़ मिलें, या इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, 100 से 200 हर्ट्ज़ की रेंज में भी फ्रीक्वेंसीज़ ले सकते हैं। यह चीज़ जो है ये हमें क्यू स्विचिंग और मॉड लॉकिंग की बेस पर मिलती है, यानी कि बैंडविड्थ सिलेक्शन। तो क्यू स्विचिंग और मॉड लॉकिंग को हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं अगली प्रॉपर्टी की, जो कि है कोहेरेंस टाइम। कोहेरेंस टाइम बेसिकली रिलेटेड है बैंडविड्थ से। तो बैंडविड्थ का मतलब है कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो प्रेजेंट हैं एक लेज़र लाइट के अंदर, लेज़र बीम के अंदर। अब यह डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज जो हैं, डेफिनेटली हर फ्रीक्वेंसी के का मतलब ये है कि उसने अपना जो साइकिल पर सेकंड है वो उसी लिहाज से कंप्लीट करना है जितनी वो फ्रीक्वेंसी है।
तो अगर फिर हमारे पास तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ हैं, तो एक फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड में, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 हर्ट्ज़ की है और दूसरी फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 हर्ट्ज़ की है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो 1 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है उसने अपना साइकिल पर सेकंड कंप्लीट करना है 1 सेकंड में, तो दूसरी जो फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज़ की है उसने अपना साइकिल कंप्लीट करना है आधे सेकंड में। तो फिर इसका मतलब यह है कि दोनों का अपना अपना साइकिल कंप्लीट करने का जो टाइम है वो डिफरेंट है। तो फिर हम कह सकते हैं कि उनका आपस में फ़ेज़ का डिफरेंस जनरेट हो सकता है। अब फेज़ का वो डिफरेंस जो है वो कितने टाइम के दौरान में जनरेट होगा, इसी को हम कोहेरेंस टाइम कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि कितने टाइम के अंदर अंदर वो इन फेज़ होंगी और उसके बाद वो आउट ऑफ फेज़ हो जाएंगी, तो इसी को हम कोहेरेंस टाइम कहते हैं। तो कोहेरेंस टाइम जितनी जो है वो बैंडविड्थ होती है, तो बैंडविड्थ का ही अगर हम रेसिप्रोकल ले लें तो वो हमें कोहेरेंस टाइम देता है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास बैंडविड्थ जो है वो 100 हर्ट्ज़ थी, तो 100 हर्ट्ज़ का अगर हम रेसिप्रोकल ले तो हमारे पास 0.01 आ जाता है सेकंड। तो इसका मतलब यह है कि कोहेरेंस टाइम 0.01 सेकंड है। क्या मतलब है? 0.01 सेकंड तक बीम जो है उसकी कोहेरेंस मेंटेन रहेगी। अब कोहेरेंस जो है ये क्या चीज़ है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली कोहेरेंस को हम पहले भी जानते हैं। कोहेरेंस से मुराद ये है कि दो वेव्स जो हैं वो आपस में इन फेज़ रहें, तो इसी फिनोमेना को हम कोहेरेंस कहते हैं। हर पॉइंट पर दो वेव्स अगर आपस में इन फेज़ हैं तो हम कहते हैं कि वह कोहेरेंट हैं। तो दो या दो से ज़्यादा वेव, तो यहाँ पे भी अगर हम हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास मोनोक्रोमेटिसिटी नहीं है बल्कि एक वेवलेंथ रेंज है या एक फ्रीक्वेंसी रेंज है, तो उस रेंज के अंदर अंदर वो जो वेवलेंथ्स हैं या वो फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो कितने टाइम तक आपस में इन फेज़ रहती हैं, उसको हम कोहेरेंस टाइम कहते हैं। अगर हम बैंडविड्थ का रेसिप्रोकल ले लें तो हमें कोहेरेंस टाइम की वैल्यू मिल जाती है। अच्छा, तो हमने बात की थी कि 100 हर्ट्ज़ अगर हमारे पास बैंडविड्थ है तो उसके लिए कोहेरेंस टाइम जो है वो 0.01 सेकंड होगा, 0.01 सेकंड। तो इतने टाइम तक जो है वो वेव जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो आपस में कोहेरेंट रहेंगी और उसके बाद फिर वो स्प्रेड आउट होना शुरू हो जाएंगी, डाइवर्जेंस आना शुरू हो जाएगी, फेज़ जो है वो डिफरेंट होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, हमारे पास अगर 1 मेगा हर्ट्ज़ तक की भी बैंडविड्थ हो, जो कि बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ है, यानी कि हम कह रहे हैं कि हमारे पास इतनी रेंज में फ्रीक्वेंसीज़ हैं, हम जो लेज़र है उसके अंदर इतनी ज़्यादा 1 मेगा हर्ट्ज़ तक तादाद में फ्रीक्वेंसीज़ हैं। तो अगर हम 1 मेगा हर्ट्ज़ का रेसिप्रोकल लें तो 1 माइक्रो सेकंड हमें मिलेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो कोहेरेंस टाइम है वो 1 माइक्रो सेकंड है। अब इसका मतलब ये है कि 1 माइक्रो सेकंड के बाद वेव्स जो हैं वो आउट ऑफ फेज़ होना शुरू हो जाएंगी। एग्जैक्टली आउट ऑफ फेज़ नहीं होगी लेकिन फेज़ में चेंज आना शुरू हो जाएगी, एग्जैक्टली इन फेज़ नहीं रहेंगी। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं जो कि है कोहेरेंस लेंथ। कोहेरेंस लेंथ हमें बताती है कि हमारी जो वेव है वो कहाँ तक इन फेज़ रहेगी, जो बीम है। अच्छा, अब हमने देखा कि कोहेरेंस टाइम जो है वो तो बहुत ही कम है, लेकिन अगर आप गौर करें तो हमारे पास जो लाइट की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर आपके जो वेव है उसमें जो कोहेरेंस टाइम है वो 1 माइक्रो सेकंड का भी है, तो इस 1 माइक्रो सेकंड के टाइम को मल्टीप्लाई कर दें स्पीड से तो हमें लेंथ मिल जाएगी 300 मीटर। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो कोहेरेंस लेंथ होगी वो 300 मीटर होगी, यानी कि लाइट जो है वो 1 माइक्रो सेकंड के अंदर अंदर लेज़र बीम जो है वो 300 मीटर तक का डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए भी कोहेरेंट रहेगी। इसका मतलब ये है कि कोहेरेंस लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा है लेज़र लाइट की, और वो हमने देखा कि स्पीड पे बेस कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये हमने 1 माइक्रो सेकंड की बात की है। अगर हम 0.01 सेकंड की बात करें बैंडविड्थ के लिहाज से, 100 हर्ट्ज़ बैंडविड्थ के लिहाज से, तो फिर तो हमें और भी ज़्यादा लेंथ की कोहेरेंस मिल जाएगी।
तो यहाँ से हमें पता चलता है कि कोहेरेंस लेंथ जो है वो लेज़र की बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि बहुत दूर तक लेज़र लाइट जो है वो यूनी डायरेक्शनल रहती है और उसमें स्प्रेड आना शुरू नहीं होता, वो जो है वो डिस्पर्स होना या ये कह सकते हैं कि डाइवर्ज होना जो है वो स्टार्ट नहीं होती। अच्छा, फिर कोहेरेंस जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कोहेरेंस लेंथ यहाँ पे एक जो है आपको नज़र आ रहा है स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से भी हम कोहेरेंस लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है ये स्पेक्ट्रल ब्राइटनेस है। स्पेक्ट्रल ब्राइटनेस से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि अगर हमारे पास एक बीम है तो उस बीम की ब्राइटनेस जो है वो कितनी होगी, लेज़र बीम जो है उसकी ब्राइटनेस जो है वो एक स्पेसिफिक टाइम पे एक स्पेसिफिक पॉइंट पे कितनी ब्राइटनेस होगी, इस चीज़ को हम स्पेक्ट्रल ब्राइटनेस कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि यह है पावर फ्लो पर यूनिट टाइम पर यूनिट बैंडविड्थ पर यूनिट स्टेडियन, सॉरी टाइम नहीं बल्कि पर यूनिट एरिया पर यूनिट बैंडविड्थ पर यूनिट स्टेडियन जो कि सॉलिड एंगल है। तो या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि बेसिकली ये एनर्जी नहीं बल्कि स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी पर स्टेडियन है। यहाँ पे जो स्पेक्ट्रल का लफ्ज़ है ये बेसिकली एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो यानी कि जिस सरफेस पे हम या जिस पॉइंट पे हम ब्राइटनेस फाइंड आउट कर रहे हैं तो उस पॉइंट पे बीम कितना एरिया कवर कर रही है, बीम स्क्रीन पे फॉल आउट जो हो रही है वो कितना एरिया कवर कर रही है। अच्छा, अब हमने बात की कि ये है स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी पर स्टेडियन या पावर फ्लो पर यूनिट एरिया पर यूनिट बैंडविड्थ पर यूनिट स्टेडियन। तो इस लिहाज से फिर इसका मैथमेटिकल जो फार्मूला हमें मिलेगा वो हम देख लेते हैं। मैथमेटिकली अगर हम फाइंड आउट करना चाहें स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी को, तो हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन का फार्मूला है P इज़ इक्वल टू 8 पाई न्यू स्केयर डिवाइड बाई सी क्यूब इंटू एच न्यू डिवाइड बाई ई रेज टू पावर एच न्यू डिवाइड बाई के बी टी -1। यहाँ पे न्यू जो है ये फ्रीक्वेंसी है, सी स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एच प्लांक्स कांस्टेंट है, के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो ब्लैक बॉडी से हमें ये फार्मूला मिलता है। इसी फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए ये हमें मिल रही है स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी। अगर स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी को हम सी से मल्टीप्लाई कर दें और स्टेडियन पे डिवाइड कर दें स्टेडियन जो है यहाँ पे 4 पाई के बराबर होगा एक स्फेरिकल ब्लैक बॉडी के लिए। तो फिर हमें जो है वो बीटा जो कि हमारे पास है ब्राइटनेस, स्पेक्ट्रल ब्राइटनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो मिल जाएगा। तो आप देखें कि अगर हम यहाँ पे सी से मल्टीप्लाई करें तो ये क्यूब में से एक कैंसिल आउट है कि सी स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं। फिर अगर हम 4 पाई से यानी कि स्टेडियंस जो कि 4 पाई के बराबर आ रहे हैं यहाँ पे इससे डिवाइड करें तो पाई से कैंसिल आउट होके 4 8 को कैंसिल आउट करके 2 बच जाएगा यहाँ पे, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ आ जाएगी। अब अगर हम सूरज के लिए उसकी स्पेक्ट्रल ब्राइटनेस कैलकुलेट करना चाहें तो फिर उसके लिए हम जो है वो न्यू पुट करेंगे और जो हमारे पास टेम्परेचर है 5800 केल्विन पुट करेंगे और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू पुट करेंगे। इस तरह से सारी चीज़ें पुट करते हुए हमें सूरज के लिए जो स्पेक्ट्रल ब्राइटनेस मिलती है वो हमें मिल जाएगी 1.5 × 10⁻⁸ वाट पर मीटर स्क्वायर पर स्टेडियन पर हर्ट्ज़। यही चीज़ अगर हम हीलियम नियॉन लेज़र के लिए देखें जिसमें वेवलेंथ जो है वो 2.8 जो है वो इंटू 10⁻⁸ मीटर ली गई है, यानी कि 632.8 नैनोहर्ट्ज़। तो उसको अगर हम यहाँ पे लें तो उसके लिए फिर हमें जो स्पेक्ट्रल ब्राइटनेस मिलती है वो 2.5 × 10⁵ वाट पर मीटर स्क्वायर पर स्टेडियन पर हर्ट्ज़ मिलती है। अच्छा, यहाँ से बेसिकली हीलियम नियॉन लेज़र जो है एक लो पावर लेज़र है। लेकिन अगर आप गौर करें स्पेक्ट्रल ब्राइटनेस सन की जो हमने कैलकुलेट की है और स्पेक्ट्रल ब्राइटनेस जो हमने हीलियम नियॉन लेज़र की कैलकुलेट की है, तो हमें क्लियरली अंदाज़ा हो रहा है कि हीलियम नियॉन लेज़र की स्पेक्ट्रल ब्राइटनेस जो है बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सूरज की स्पेक्ट्रल ब्राइटनेस के।
तो फिर इससे हमें पता चलता है कि बिल्कुल एक लो पावर लेज़र भी जो है उसकी भी स्पेक्ट्रल ब्राइटनेस जो है वो आम लाइट सोर्स से कई गुना ज़्यादा है। तो फिर हम इससे भी कहीं ज़्यादा पावरफुल लेज़र रखते हैं जिनमें फिर जो है वो स्पेक्ट्रल ब्राइटनेस जो है वो मेगावाट्स तक, जैसे कि आप अगर हम बात करें मॉड लॉग न्यूडियम ग्लास लेज़र की, तो मॉड लॉग न्यूडियम ग्लास लेज़र जो है इसकी पावर तकरीबन 10⁴ मेगावाट तक जाती है। तो फिर इसकी स्पेक्ट्रल ब्राइटनेस जो है 2 × 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर पर स्टेडियन पर हर्ट्ज तक जाती है। यानी कि लेज़र बीम जो स्क्रीन पे पड़ रही होती है तो उस बीम की इंटेंसिटी और उसकी ब्राइटनेस जो है वो आम लाइट की निस्बत कई गुना ज़्यादा होती है। तो ये थी स्टूडेंट्स लेज़र बीम की कुछ प्रॉपर्टीज़। थैंक यू वेरी मच।